हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा कंसिडरेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, तो हमने देखा था अपनी पिछली क्लासेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है हमारे सामने हमारा एग्रीमेंट और दूसरा होता है एनफोर्सेबिलिटी। अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट किससे मिलकर बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हम ऑफर को भी अच्छे से देख चुके हैं, एक्सेप्टेंस को भी अच्छे से देख चुके हैं। अब बात करें अगर एनफोर्सेबिलिटी की, तो एनफोर्सेबिलिटी को लेकर हमने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 10 के अंदर कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी की कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी चैप्टर नंबर 1 में। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा वो जाके चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हैं। वहां पर मैंने कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बता रखी हैं, समझा रखी हैं अच्छे से। तो कंडीशंस क्या थी? हमारे सामने 4 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी फ्री कंसेंट, यानी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होती हैं उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। किसी के जोर जबरदस्ती या दबाव की वजह से आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं करवा सकते। दूसरा हमारा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पर्सन दे रखे हैं लॉ ने, जो पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन कौन से पर्सन होते हैं? वो माइनर होता है, अनसाउंड माइंड होता है और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं। बाकी इनके ऊपर स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं। आप जो ये कंडीशंस देख रहे हैं, कंडीशन ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, इनके अंदर जो 4 कंडीशंस हैं, इन चारों कंडीशंस के ऊपर सेपरेटली हमारे चैप्टर्स हैं। जिस तरीके से हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर एक चैप्टर था, तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो सबसे पहला सवाल आता है कंसिडरेशन क्या होता है। तो कंसिडरेशन को लेकर एक लैटिन वर्ड दिया गया है और वो वर्ड क्या है? क्विड प्रो क्यू। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर तो हमें पूरा डिटेल में डिस्कशन ही करना है कंसिडरेशन को लेकर। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी। ए ने ऑफर किया कि वो अपनी कार बेचना चाहता है, किसको? बी को। बी एक्सेप्ट द ऑफर। बी ने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। तो यहाँ पर ए ऑफर है, बी हमारा ऑफर है। ए ने ऑफर दिया, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? ए ने ऑफर दिया। ए ने ऑफर दिया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में। बी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और ए को 1 लाख रुपए देगा। तो ए को क्या मिला? उस ऑफर देने के बदले, यानी अपनी कार देने के बदले ए को क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए। तो ए का कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख रुपए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब आपको रिटर्न में क्या मिला। तो ए को रिटर्न में क्या मिला? ए को मिला 1 लाख रुपए। जबकि बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा, तो बी को बदले में क्या मिला? बी को बदले में मिली कार। तो यहाँ पर बी का कंसिडरेशन क्या थी? कार। तो ए ने अपनी कार दी, उसको बदले में 1 लाख रुपए मिला। बी ने 1 लाख रुपए दिए, उसके बदले में कार मिली। तो यहाँ पर दोनों को ही कुछ ना कुछ मिल गया, समथिंग इन रिटर्न। दोनों को ही रिटर्न में कुछ ना कुछ मिल गया। तो कंसिडरेशन का सिंपली मतलब होता है जो जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसीलिए रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सा लॉजिक है, कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर। डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, ध्यान से सुनोगे अच्छे से समझ में आएगी। एक एक वर्ड को हम ध्यान से देखते चलेंगे। When at the desire of the promisor, promisor के डिजायर पर। अब यहाँ पर डिजायर किसका है? प्रोमिसर का। प्रोमिसर कौन होता है? मुझे बताओ ये प्रोमिसर होता कौन है? एग्जाम्पल है, ऊपर देखा था हमने, ए ने ऑफर दिया था अपनी कार बेचने का बी को 1 लाख रुपए में। तो यहाँ पर प्रोमिसर कौन है? ए प्रोमिसर है हमारा, और बी कौन है? हमारा प्रोमिसी। मैंने आपको बताया था ऑफर को हम प्रोमिसर भी कहते हैं और ऑफरी को हम प्रोमिसी भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रोमिसर है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? When at the desire of the promiser, प्रोमिसर के डिजायर पे। ये बताओ मुझे, यहाँ पर ए के डिजायर पे कार बेची जा रही है। इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। When at the desire of the promiser, the promisee, promisee कौन है? प्रोमिसी हमारा बी है, जो कार खरीदने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस देगा, यानी बी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब ये एनी अदर पर्सन कौन है इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी आप भूल जाओ एनी अदर पर्सन। अभी आप ध्यान से सुनो सिर्फ इतना, प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा। मतलब क्या है? हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ध्यान से एक एक वर्ड को देखो। हैज डन मतलब कुछ करना, और एब्सटेन कुछ करने का ही नेगेटिव वर्ड होता है, कुछ करने से रोकना। तो प्रोमिसर अपने डिजायर पर प्रोमिसी को कुछ करने के लिए कहेगा या कुछ करने से रोकेगा। इसी टाइप की लैंग्वेज हमने देखी थी अपने ऑफर की डेफिनेशन के अंदर। वहां पर हमें अच्छे से पता है कि हमारा ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी आपको कुछ करने के लिए भी कंसिडरेशन मिल सकती है और कुछ ना करने के लिए भी कंसिडरेशन मिल सकती है। ऊपर हमारे एग्जाम्पल के अंदर ए ने बोला था कि मेरी कार खरीद लो। तो यहाँ पर ए ने अपनी डिजायर से बी को कार खरीदने के लिए कहा था। तो यहाँ पर कुछ करने के लिए कहा गया था प्रोमिसी को, उसी तरीके से कुछ ना करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो इसलिए लिखा हुआ है हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। मतलब प्रोमिसर ने अपने डिजायर पर प्रोमिसी को कुछ करने के लिए कहा या कुछ करने से रोका, कुछ ना करने के लिए कहा। तो दोनों ही वर्ड है यहाँ पर, हैज डन और एब्सटेन, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग।
promises to do और abstain from doing। तो यहाँ पर सेम ही बात लिखी गई है। आप देखो यहाँ पर has done और abstained, ये आपका past tense में लिखा गया है। यही बात आपकी present tense में लिखी गई है, does और abstains, यही बात आपकी future tense में भी लिखी गई है, promises to do और abstain from doing। तो तीनों ही जगह सेम बात लिखी गई है, सिर्फ टेंस का फर्क है। ये आपका पास्ट टेंस में लिखा गया है, ये प्रेजेंट टेंस में और ये फ्यूचर टेंस में। तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या एनी अदर पर्सन कौन है इसको बाद में देखेंगे। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कुछ करेगा या करने से रुकेगा, यही कुछ करना या कुछ करने से रुकना, यानी यही सच एक्ट और एब्स्टिनेंस हमारा कंसिडरेशन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस की अगर बात करूं तो पहला पॉइंट हमारा कंसिडरेशन इज एन एक्ट और एब्स्टिनेंस, यानी कंसिडरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आएगा। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर अ सम ऑफ ₹1 लाख। तो वही हमारा ऊपर वाला एग्जांपल है। ए ने ऑफर दिया बी को अपनी कार बेचने का 1 लाख रुपए में। बी एक्सेप्ट द ऑफर, बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करा। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, ए इज द प्रोमिसर, ए प्रोमिसर है और बी हमारा प्रोमिसी है। ए की डिजायर से कार बेची जा रही है, ए प्रोमिसर है, प्रोमिसर के डिजायर से कार बेची जा रही है। तो यहाँ पर प्रोमिसर के डिजायर मौजूद है कार बेचने के लिए। तो यहाँ पर प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी ने प्रोमिसर के ऑफर को एक्सेप्ट करा। तो बी हमारा प्रोमिसी है, तो ऑन द डिजायर ऑफ ए ही इज परचेजिंग द कार फॉर ₹1 लाख। तो ए को कंसिडरेशन में क्या मिला, ए ने प्रॉमिस किया कार बेचने का, ए के प्रॉमिस के बदले ए को मिला 1 लाख रुपए, और बी के प्रॉमिस के बदले बी को मिली कार। तो दोनों के प्रॉमिस के बदले दोनों को कुछ ना कुछ मिल गया। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव कंसिडरेशन, यानी कुछ एक्ट करना। अब कुछ एक्ट करने से रोकना, यानी एब्स्टिनेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है, देख लेते हैं। ABC has a shop of electric items। तो ABC की एक दुकान है इलेक्ट्रिक आइटम्स की। XYZ wishes to open another electric shop next to his shop। तो XYZ चाहता है कि वो अपनी दुकान खोले कहां पर, ABC के शॉप के बगल में, खुद की इलेक्ट्रिक की शॉप खोल ले। तब ये बताओ यहाँ पर ABC की इलेक्ट्रिक शॉप पहले से है, XYZ और अपनी दुकान खोल ले, तो ABC की सेल पे तो असर पड़ेगा, तो ABC को तो नुकसान होगा XYZ की दुकान खोलने की वजह से। तो ABC एक ऑफर देता है XYZ को। ABC कहता है XYZ को कि तुम मेरी दुकान के बगल में अपनी दुकान मत खोलो, मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। कुछ ना करने के लिए ऑफर दिया गया, यानी कुछ ना करने के लिए यहाँ पर कंसिडरेशन दी जा रही है, तो ये एक नेगेटिव कंसिडरेशन है। तो ABC ऑफर ₹2 लाख टू XYZ for shifting the same away from 1 kilometer of ABC shop। Here consideration is given for abstaining XYZ from opening his shop nearby। तो यहाँ पर XYZ को कुछ ना करने के लिए कंसिडरेशन दी जा रही है, तो ये आपकी एक नेगेटिव कंसिडरेशन हो गई। तो कंसिडरेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और कंसिडरेशन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। हमने दोनों ही एग्जांपल देख लिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन आपकी पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था, पास्ट टेंस में भी दिया हुआ है, प्रेजेंट में भी दिया हुआ है और फ्यूचर में भी दिया हुआ है। तो कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। तो कैसे हो सकती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसको देखेंगे। यहाँ पर हम एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन पढ़ेंगे, वहां पर हम डिटेल में देखेंगे इसको। थर्ड पॉइंट है हमारा, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पर होगी। थोड़ा बहुत हमने देख लिया, बाकी डिटेल में इसको भी हम देखेंगे। जब एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे तो हम बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और केस लॉ भी देखेंगे। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसर के डिजायर पर कंसिडरेशन कौन देता है, प्रोमिसी देता है या कोई एनी अदर पर्सन देता है। प्रोमिसी तो दे सकता है, वो तो क्लियर है हमें। अदर पर्सन कौन देगा वो भी हम देख लेंगे। तो ये तीनों पॉइंट हम एसेंशियल एलिमेंट में देखेंगे, बाकी ऊपर डेफिनेशन हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन।